नमस्कार। 17 साल के बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सबको निर्दोष करार दिया। अदालत ने कहा कि आरोपियों को दोषी साबित करने के लिए जो सबूत पेश किए गए वो भरोसे के काबिल नहीं है। जांच एजेंसी ये तक साबित नहीं कर पाई कि मालेगांव में ब्लास्ट बाइक पर रखे विस्फोटक से ही हुआ था। बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, यह भी एस्टैब्लिश नहीं हुआ। कर्नल पुरोहित पर बम बनाने, आरडीएक्स का इंतजाम करने का आरोप साबित करने लायक सबूत नहीं थे। कोर्ट के फैसले के बाद उन नेताओं के मुंह पर ताले लग गए जो भगवा आतंकवाद की बात करते थे, हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़ते थे। कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर बोलने से इनकार ही कर दिया, जबकि कांग्रेस के दूसरे नेता आज ये कहते सुनाई दिए कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन आज बीजेपी ने पी चिदंबरम, दिग्विजय सिंह और सुशील कुमार शिंदे जैसे नेताओं से पूछा कि अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो मालेगांव ब्लास्ट के बाद कांग्रेस की सरकार ने निर्दोष हिंदुओं को फंसाने की कोशिश क्यों की? मालेगांव ब्लास्ट को भगवा आतंकवाद क्यों बताया? हिंदुत्व को टेररिज्म से क्यों जोड़ा? कांग्रेस के नेता इस सवाल पर क्या सफाई दे रहे हैं? मालेगांव ब्लास्ट के केस में किस आधार पर साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को आरोपी बनाया गया था? उन्हें कैसी कैसी यातनाएं दी गई थीं? इन लोगों ने 17 साल में क्या क्या झेला, ये सब आपको दिखाएंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि आज इस केस के फैसले में एनआईए कोर्ट ने क्या क्या कहा और किस आधार पर सारे आरोपियों को बरी कर दिया। 17 साल के लंबे इंतजार के बाद आज जब मुंबई की एनआईए कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला सुनाया तो 7 आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर और सुधाकर द्विवेदी सब कोर्ट में मौजूद थे। एनआईए कोर्ट के जज ए.के. लाहोटी ने अपने फैसले में कहा कि यह तो सच है कि धमाका हुआ, लेकिन यह साबित नहीं होता कि जिस बाइक में धमाका हुआ वो साध्वी प्रज्ञा की बाइक थी और इसी बाइक में बॉम्ब प्लांट किया गया, जबकि साध्वी प्रज्ञा को इसी आधार पर आरोपी बनाया गया था। जज लाहोटी ने कहा कि इस केस में कई गवाह अपने बयान से मुकर गए। कर्नल पुरोहित पर कश्मीर से आरडीएक्स लाने, अपने घर पर रखने के आरोप की पुष्टि करने लायक प्रमाण नहीं मिले। इस बात के भी सबूत नहीं है कि आरोपियों ने ब्लास्ट की प्लानिंग के लिए कोई मीटिंग्स की। कोर्ट ने कहा कि यह बात भी प्रूफ नहीं हुई कि अभिनव भारत संगठन के पैसे का इस्तेमाल आतंकवादी घटना के लिए किया गया। अदालत ने कहा कि आरोपियों पर गलत तरीके से यूएपीए लगाया गया। जज लाहोटी ने कहा कि जांच एजेंसी ने जो आरोप लगाए उनमें से एक आरोप को साबित करने लायक भी वो सबूत पेश नहीं कर पाई। जांच में कई खामियां हैं, इसलिए आरोपियों को दोषी मानने की वजह नहीं है। उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना ही चाहिए। कोर्ट ने सरकार से ब्लास्ट में मारे गए 6 लोगों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का आदेश भी दिया। अपने फैसले में जज लाहोटी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और कोई भी धर्म हिंसा की वकालत नहीं करता। कोर्ट किसी को भी बिलीफ या मॉरल एंडोर्समेंट के आधार पर दोषी नहीं ठहरा सकती। इसके लिए ठोस सबूत की जरूरत होती है, जो इस केस में नहीं है। फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के वकील जेपी मिश्रा ने कहा कि इस केस में आरोपियों को गलत तरीके से फंसाया गया था। कोर्ट ने इस बात को गंभीरता से लिया है और जांच करने वाले अफसरों के खिलाफ एक्शन लेने का भी आदेश दिया है। गलत तरीके से केस को फैब्रिकेट किया और कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया। उनके विरुद्ध कोर्ट ने आदेश पास किया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके ऊपर प्रोब होगा, मतलब उनके ऊपर कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होगा। तो ये एक महत्व की एक घटनाक्रम ऐसा है कि जो लोगों ने ये सारा इम्प्लांटेशन किया है, जो लोगों ने आरडीएक्स इम्प्लांट किया और जो लोगों ने निर्दोषों को फंसाया है, उसके खिलाफ ने भी कोर्ट ने अपने निर्देश जारी किए हैं कि उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होगा, उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी। मालेगांव ब्लास्ट की चर्चा इसलिए ज्यादा हुई क्योंकि इस केस के बाद ही पहली बार भगवा आतंकवाद जैसा टर्म कॉइन किया गया। असल में 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक बम धमाका हुआ। रमजान के महीने में मालेगांव की एक मस्जिद के पास हुए इस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी। पी चिदंबरम देश के होम मिनिस्टर थे।
अक्टूबर 2008 में इस केस की जांच एटीएस को सौंपी गई। उस वक्त हेमंत करकरे एटीएस के चीफ थे। एटीएस ने अक्टूबर में ही साध्वी प्रज्ञा को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद नवंबर में कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित समेत कई और लोगों को गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ मकोका लगाया। 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई। इस चार्जशीट में साध्वी प्रज्ञा पर यह आरोप था कि जिस बाइक में ब्लास्ट हुआ वो उनके नाम पर रजिस्टर्ड थी। कर्नल पुरोहित पर कश्मीर से आरडीएक्स लाने, उसे छिपाने और साजिश रचने का आरोप लगा। रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, सुधाकर द्विवेदी और अजय राहीकर पर साजिश में मदद करने के इल्जाम लगाए गए। फिर 2011 में इस केस की जांच एनआईए को दे दी गई। मई 2016 में एनआईए ने अपनी चार्जशीट में 6 आरोपियों को क्लीन चिट दी। आरोपियों के ऊपर से मकोका के चार्ज भी हटा लिए गए। 10 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए, जिनमें से 3 अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन 17 साल के बाद आज कोर्ट ने सारे आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट के आज के फैसले के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां गलत नहीं हैं, लेकिन एजेंसियों में काम करने वाले कुछ लोग गलत हैं। कर्नल पुरोहित ने कहा कि उन्होंने एक सैनिक के रूप में देश की सेवा की, उनकी वर्दी पर दाग लगाया गया। ऐसा कोई काम वो सपने में भी नहीं कर सकते। इसलिए आज सच की जीत हुई और सच की इस लड़ाई में सेना और देश के लोगों ने उनका साथ दिया। इससे उन्हें इतने लंबे वक्त तक संघर्ष की ताकत मिली। I am extremely grateful to the country and all those who stood by me and by us. I am grateful to the judiciary for understanding the case and delivering justice to all of us. During all this fight, all my friends, my colleagues, especially the armed forces, my army, the way they stood by me, I have no words to express my gratitude towards all of them. We are a great country. I expect and I wish that everyone should contribute positively towards it. Malais are over. इस राष्ट्र ने मुझे सेवा करने का मौका इसके पहले दिया, बेल पर आने के बाद भी दिया और परमात्मा की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है एक निर्दोष निकलने के बाद। मैं चाहता हूं कि भगवान और मातृभूमि हर एक को ये मौका दे और देते रहते हैं। कमी हम में होती है कि हम उसका फायदा नहीं उठाते। ठीक है, तो देश का काम करो भाइयों। ठीक है, और कुछ नहीं है, देश के सिवा और कुछ नहीं है। इस केस में आज ही दोषमुक्त हुए सुधाकर चतुर्वेदी ने कहा कि आज भगवे की जीत हुई है। कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। सुधाकर चतुर्वेदी ने कहा कि आज सिर्फ बेकसूर लोग बरी हुए हैं, लेकिन इंसाफ अभी अधूरा है। अब उन लोगों को सजा मिले जिन्होंने यह झूठा केस तैयार किया और हिंदुओं को बदनाम किया। विजय तो हुई है, लेकिन अभी न्याय नहीं हुआ है। न्याय तो जो इसके दोषी हैं, जिन्होंने प्लांट किया घर में, जिन्होंने फंसाया, जब तक को नहीं आ देकर घरे में, तब तो न्याय कैसे है। भगवा की जीत हुई है। भगवा आतंकवाद कभी होता नहीं है। भगवा आतंकवादी होता नहीं, हिंदू आतंकवादी होता नहीं है। आज माननीय न्यायालय का जो आदेश है, जो कॉपी है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो हमारे घर में बम प्लांटिंग किया एटीएस ने, स्पष्ट बोला उन्होंने। उसकी आगे इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी हम जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, आगे जो आरोपी है सामने आएगा। अपनी अपनी मनगढ़ंत बातें हैं, बहुत सारी बातें पहले मनगढ़ंत की गई हैं, अभी मनगढ़ंत हो रही बातें। अपनी अपनी डेमोक्रेसी है, आज़ादी बोलने की। लेकिन माननीय अलग जो आर्डर है, जो आदेश है, वो तो इनकार नहीं कर सकता ना। जो स्पष्ट है उसमें एक भी एविडेंस नहीं, एक भी कागज नहीं, यूपीए नहीं, मौका नहीं, नहीं, कुछ लगता नहीं है। ये भी कि 17 साल चली। ये हिंदुस्तान का एक मतलब एक नजरिया है, नजर है। बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, इकोनॉमिक सफ़र किया, समझ सफ़र किया, सबर का उलाहना, उठना बैठना, बहुत सारा चीज़ें हमको ट्रेवल करना पड़ा, लेकिन भगवान की कृपा से हम लोग इससे पार हुए, मुक्त हुए। आज साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। आज अदालत ने साफ साफ कहा कि जिस बाइक को प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड बताया जा रहा है, उसका चेसी नंबर तक रिकवर नहीं हुआ। अब ऐसे में यह कैसे कहा जा सकता है कि यह बाइक उनकी थी? यह भी साबित नहीं हुआ कि इसी बाइक में बॉम्ब प्लांट किया गया था। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा 2008 से लेकर 2017 तक 9 साल जेल में रही। अपराध कबूल करवाने के लिए पुलिस ने साध्वी प्रज्ञा पर भयंकर जुल्म किए। हालांकि जमानत पर जेल से छूटने के बाद साध्वी प्रज्ञा ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, जीती भी। आज जब कोर्ट का फैसला आया तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के आंसू छलक आए। उन्होंने कहा कि उन्हें यातनाएं दी गई। एक सन्यासी को
आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की गई, लेकिन वो ये सब कुछ झेल पाई इसीलिए क्योंकि वो एक साध्वी हैं, भगवाधारी हैं, और आज भगवे की जीत हुई है। आज कोर्ट के फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बात शोरगुल में कुछ दब गई, लेकिन बेल पर छूटने के बाद 2018 में जब साध्वी प्रज्ञा आपकी अदालत में आई थी तो उन्होंने उन जुल्मों की पूरी दास्तान को बहुत डिटेल में बयां किया था जो उन्होंने पुलिस कस्टडी के दौरान भुगती। रजत जी के सवालों का जवाब देते हुए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जो बताया वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बस पीटते थे, उनका पीटना ये था कि किसी भी प्रकार से वो काफी बातें कहलवाना चाहते थे मुझसे जो मैंने नहीं कही। पीटते थे यानी महिला पुलिसकर्मी थी जो? नहीं, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, सभी एटीएस के पुरुष थे, अधिकारी थे और वो पीटते थे। देखिए, जब किसी पर पुलिस को शक होता है आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का, तो फिर थोड़ी बहुत सख्ती तो पुलिस करती है, 1-2 थप्पड़ तो मार देती है। हाँ, 1-2 थप्पड़ मारती तो शायद मेरे ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने इतना भयानक टॉर्चर किया और ये मुझे तब भी समझ में नहीं आया कि ये मुझे पीटना शुरू क्यों कर दिए। रात से ही उन्होंने पीटना शुरू कर दिया, पहले कोई प्रश्न नहीं किया। तो मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा था आखिर पीटा क्यों जा रहा है, और बेल्टों से पीटा जा रहा था। बेल्टों से? हाँ, बेल्ट मतलब जो पुरुष बेल्ट लगाते हैं, ये बेल्ट नहीं होता है। जहां तक मुझे लगता है कि जो एक्सपेलर होता है उसका जो पट्टा होता है चौड़ा, वो पट्टा होता है, उसमें वो एक लकड़ी की मूठ लगा लेते हैं, उसको व्यवस्थित करके उससे वो पीटते हैं। तो जब वो मारते थे तो एकदम से ये पूरे हाथ ऐसे उभरे चले आते हैं, सूज जाते हैं बुरी तरह से यहाँ तक ये पूरे सूज गए। जब ये इतने टाइट हो जाते तो उन्हें लगता था ये कहीं फट ना जाए हाथ, तो फिर वो गर्म पानी में नमक डाल के हमारे हाथों को उसमें डलवाते थे। टॉर्चर करना, इतना भयानक टॉर्चर करना प्रारंभ किया कि कोई स्त्री तो दूर की बात है, एक कोई पुरुष भी है, ऐसा लगता है, कहा जाता है कि पुरुष बड़े शक्तिशाली होते, मजबूत होते हैं, तो वो सहन कर लेंगे, तो वो भी सहन नहीं कर सकते थे उस चीज को। और उसके बाद जमीन पर ठुकवाते थे, हाथ दीवार में ठुकवाते थे, कागज लेके उसको दबाते थे जिससे ये थोड़े से मुलायम हो जाए हाथ, और फिर वो पीटना शुरू कर देते थे। जब अगला दिन हुआ तो उन्होंने मेरे फोन भी लिए और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तो मैं समझ में आ गया होगा कि हम लोग कौन हैं। तो मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। जब उन्होंने कहा कि अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो हम समझाना अच्छी भाषा में जानते हैं और अच्छे से समझाएंगे, तब भी मैं चुप थी क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं इनसे कहूँ क्या। फिर उन्होंने कहा, तूने बॉम्ब ब्लास्ट किया है? मैंने कहा नहीं किया। ऐसे कैसे नहीं किया? तुम्हारी मोटरसाइकिल थी उसमें। मैंने कहा मेरी मोटरसाइकिल नहीं हो सकती क्योंकि वो मोटरसाइकिल मैं 4 वर्ष पहले बेच चुकी हूँ, तो मेरा उस मोटरसाइकिल से कोई संबंध नहीं था जिस मोटरसाइकिल को आप बता रहे हैं। उसके बाद मैं कैसे कहूँ कि वो मोटरसाइकिल मेरी है? उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास सबूत हैं इसके, और मैं तुम्हारी मोटरसाइकिल थी, तूने बॉम्ब ब्लास्ट किया है, जीन्स पहन के गई थी तू वहाँ। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं था। प्रज्ञा ठाकुर की इस लड़ाई में उनका साथ दिया बीजेपी की लीडर उमा भारती ने। आज कोर्ट का फैसला आने के बाद उमा भारती की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। फैसले के बाद तुरंत उमा भारती ने मिठाई बंटवाई, उनके समर्थकों ने आतिशबाजी की और उमा भारती ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के कई अफसरों ने उनके टॉर्चर की बात मुझे बताई। उमा भारती ने कहा कि जब वो प्रज्ञा ठाकुर से मिलने जेल में गईं तो उनका शरीर टूट चुका था, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी थी। उस वक्त को याद करते करते उमा भारती के आंसू छलक आए। उमा भारती ने कहा कि इस फैसले के बाद कांग्रेस के उन नेताओं को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ा और बेकसूर लोगों को इसमें फंसाया। मैं इस बात पे इतनी खुश हूं कि मेरे पास लफ्ज नहीं, क्योंकि मैं जब प्रज्ञा नासिक की जेल में थी तो मुझे एक पुलिस अधिकारी, महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी के जरिए पता लगा कि प्रज्ञा का बहुत टॉर्चर हुआ है। कोई प्रज्ञा से मिलने नहीं जाता था, तब मैं प्रज्ञा को मिलने गई हूं नासिक की जेल में।
और जब प्रज्ञा मिली तो मैं फूट फूट के रोई। और मैं उसके लिए कुछ लिए भी नहीं गई, वो मेरे लिए माला रखे हुए थी और मैं रो रही थी और वो मुझे चुप करा रही थी, क्योंकि जो मैंने उसके बारे में सुना था एक पुलिस अधिकारी के द्वारा, उसने कहा हाँ दीदी ये सब मेरे साथ हुआ है। वो इतना शर्मनाक था, इतना यातनादायक था कि बड़ी मुश्किल से कोई स्त्री उस प्रताड़ना को झेल सकती थी। आप सोच नहीं सकते हैं कि आज मुझे कितना आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है। लेकिन अब मैं ये चाहती हूं कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए, अब मैं ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता जानना चाहती है। अब इस मामले का दूसरा पक्ष भी मैं आपको दिखाता हूं। मालेगांव ब्लास्ट में 6 लोगों की जान गई। उनके परिवार वालों ने भी 17 साल इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन आज इस केस के सारे आरोपी बरी हो गए। तो अब ये परिवार सवाल पूछ रहे हैं कि उनके अपनों की मौत का जिम्मेदार है कौन। मालेगांव ब्लास्ट के एक पीड़ित के रिश्तेदार अखलाक अंसारी ने कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। अखलाक ने कहा कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाना गलत है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हेमंत करकरे ने किया था और करकरे एक ईमानदार अफसर थे। अगर वो आज जिंदा होते तो ये आरोपी नहीं बचते। 17 साल के बाद जो फैसला आया है, इस फैसले को जो है आप सुनकर जो है तो दिल कोर्ट में बहुत दुख हुआ है, लेकिन इस फैसले को जो है हम चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में। जो भी न्याय आया है इसमें उन्हें जो है सिर्फ बेनिफिट मिला, उन्हें एक्विट नहीं किया गया है। इसको लेकर जो है हम हाईकोर्ट जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन में जो ईमानदार ऑफिसर जो हेमंत करकरे साहब थे, उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ जो है उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ों को लाया और उन्होंने एक अभिनव भारत तंजीम को सामने लाकर उजागर किया कि हमारे भारत शहर में जो है कोई तंजीम है जो बम ब्लास्ट करती है। वो एक ईमानदार ऑफिसर हेमंत करकरे साहब ने इसकी बड़ी अच्छे ढंग से तपास की थी और उन्होंने इसको उजागर किया था, लेकिन वो 26/11/11 में वो शहीद हो गए। जी, वो शहीद हो गए। अगर वो शायद होते ही दुनिया में तो फैसले की नोयत कुछ और अलग होती। ब्लास्ट के एक और पीड़ित शेख लियाकत मोइनुद्दीन ने भी इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मोइनुद्दीन ने अपनी 10 साल की बच्ची को इस ब्लास्ट में खोया था। उन्होंने कहा कि इस केस की जांच हेमंत करकरे ने की थी। उन्होंने सबूतों के आधार पर आरोपियों को पकड़ा, लेकिन हेमंत करकरे की मौत के बाद जांच एजेंसियों ने केस को बिगाड़ दिया। इसलिए इस फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी। मेरी बच्ची थी फरीन शेख लियाकत, वड़ा पाव लाने के लिए भिक्खू चौक में गई थी। मैं वहीं पीछे रहता था। खूब बम धमाके की आवाज आई, सब अंधेरा हो गया, भागदौड़ चालू। एक आगे कोई बोला कि एक लड़की भी है उसमें, बच्ची भी है। मेरे को देखा नहीं चाहिए बच्ची को, बच्ची का हाल ऐसा बुरा था। अभी हम ये फैसला गलत हुआ है कोर्ट में, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो भी किया होता है हेमंत करकरे साहब ने सबूत के साथ पकड़े उनको। सरकार को भी जाना चाहिए वहाँ सुप्रीम कोर्ट। मालेगांव ब्लास्ट के केस के फैसले पर सबकी नजर थी। असल में इस केस को कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद के तौर पर प्रचारित किया था। यूपीए की सरकार के 2 होम मिनिस्टर्स पी चिदम्बरम और सुशील कुमार शिंदे ने सैफरन टेरर ये टर्म यूज किया। राहुल गांधी ने हिंदुत्ववादियों के मंसूबों को देश के लिए लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों से भी ज्यादा खतरनाक बताया था। दिग्विजय सिंह जैसे कई नेताओं ने इस फ्रेज का इस्तेमाल किया। इसलिए आज जब मालेगांव ब्लास्ट के केस में कोर्ट का फैसला आया तो स्वामी रामदेव ने कहा कि हिंदुओं और हिंदुत्व को बदनाम करने वाले कांग्रेस के नेताओं को आज चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। स्वामी रामदेव ने कहा कि कम से कम अब कोई भगवा और सनातन को बदनाम करने की हिम्मत तो नहीं करेगा। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कह करके एक आतंक सा मचा रखा था। कुछ लोगों के मंसूबे थे हिंदुत्व को और सनातन को, भगवा को बदनाम करने के। वो मंसूबे उनके अब फेल हो गए। सारी दुनिया के सामने सच आ गया। अब कोई हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कह करके भारत के सनातन धर्म को बदनाम नहीं कर सकेगा। स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि भगवा आतंकवाद कहकर कांग्रेस ने भगवाधारियों को जेल में डाला, उन्हें परेशान किया।
अब दोषमुक्त हो चुके सभी लोगों को कांग्रेस के लीडर्स के खिलाफ मानहानि का केस करना चाहिए। स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि हिंदू कभी आतंकी नहीं हो सकता। सनातन को बदनाम करने की साजिश कांग्रेस ने रची, लेकिन कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। भगवावादियों को सताने के लिए भगवाधारियों को कांग्रेस ने सब करवाया था। मैं यही कहूंगा कि हमारी विजय हुई है और इन सातों जो मुक्त हुए हैं आरोपी, इनको मिलकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर मानहानि का दावा करना चाहिए, निश्चित वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए। इनकी शरारत थी, इसका दंड इन्हें भुगतना पड़ेगा। हिंदू आतंकवादी कर सके, हिंदू कभी आतंकवादी रहा ही नहीं, इतिहास देखें। आपको मालूम होगा मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट केस की में भी सारे आरोपी बरी हो गए थे और उस वक्त भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित नहीं कर पाई। आज मालेगांव की वर्डिक्ट में भी अदालत ने यही कहा। असदुद्दीन ओवैसी ने अलग अलग कोर्ट के इन दो फैसलों को भी हिंदू मुसलमान की नजर से देखा। ओवैसी ने कहा कि मुंबई ब्लास्ट केस में महाराष्ट्र सरकार भागकर सुप्रीम कोर्ट गई क्योंकि सारे आरोपी मुसलमान थे। अब क्या फडणवीस सरकार इस केस में हायर कोर्ट में अपील करेगी? और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो साबित हो जाएगा कि आतंक के केसेस में भी बीजेपी धर्म देखती है। ओवैसी ने कहा कि इस केस में एनआईए पर प्रेशर बनाया गया, इसके सबूत हैं। ओवैसी ने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि हिंदू टेररिस्ट नहीं होता, वो ये बताएं कि महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन्हें किसने मारा? समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। तो फिर कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर हम मोटा मोटा सवाल यही कर रहे हैं कि क्या मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर इस जजमेंट पर स्टे लगाएगी नहीं लगाएगी? आतंकवाद से मुकाबला करने का दोहरा रवैया नहीं हो सकता। एनआईए है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है ना, पापा जी को क्यों भूल जा रहे आप लोग? एनआईए भी तो है। एनआईए किसके अंडर काम करती है? एनआईए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। रोहिणी सालियान का स्टेटमेंट है, मिलिट्री ग्रेड अगर आरडीएक्स इस्तेमाल हो रहा है तो भाई साहब ये कहां से आया? ये बड़ा सवाल है। बोलिए हेमंत करके झूठा था। हमारी एनआईए एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, उनका अगर इस तरह का रवैया रहेगा तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या असर पड़ेगा, इसको आपको जानना चाहिए। आपको जानना चाहिए इन द कंटेक्स्ट ऑफ पुलवामा ऑल्सो। महात्मा गांधी को मारने वाला कौन था? चीनी था, है? राजीव गांधी को मारने वाला कौन था? इंदिरा गांधी को कुछ ने मारा? ओवैसी का यह बयान असल में फैसले के बाद देवेंद्र फडणवीस के रिएक्शन को देखकर आया। फडणवीस ने एक ट्वीट किया था कि आतंकवाद ना कभी भगवा था, ना है और ना कभी रहेगा। क्योंकि ओवैसी ने सवाल पूछा कि क्या महाराष्ट्र की सरकार एनआईए कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेगी। इस पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि कोर्ट के फैसले से ऐसा लगता है कि यह यूपीए सरकार की साजिश थी। सरकार इस फैसले का डिटेल में अध्ययन करेगी, उसके बाद कोई फैसला करेगी। जिस प्रकार से कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। और एक प्रकार से केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म की वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। अभी तो इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे, इसके अंदर क्या दिया गया है, क्या कहा गया है, इसको देखने के बाद ही कोई फैसला होगा। अपरेंटली जिस प्रकार की चीजें सामने आ रही है उसमें यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यह षड्यंत्र था।
एक नोट करने वाली बात यह है कि आज कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने ना इस फैसले का स्वागत किया ना इसका विरोध किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बस इतना कहा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ठीक से काम नहीं किया, एनआईए ने वही किया जो सरकार चाहती थी। मजेदार बात यह है कि कई बार भगवा आतंकवाद की बात करने वाले दिग्विजय सिंह की टोन भी आज बदली थी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और कांग्रेस ने कभी भगवा या हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कोई धर्म के आधार पर आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। ना हिंदू आतंकवादी हो सकता, न मुसलमान हो सकता है, न सिख हो सकता, न ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। लेकिन बीजेपी तो ये कहती रही है सर कि हिंदू टेरर का जो शब्द था वो कांग्रेस ने दिया था। बिल्कुल गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं। दिग्विजय सिंह इनकार कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने तारीख और जगह के साथ बताया कि दिग्विजय सिंह, पी चिदंबरम, सुशील कुमार शिंदे, इन्होंने कब कब भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया। बीजेपी के लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने इस्लामिक आतंकवाद से लोगों का ध्यान हटाने के लिए, मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रची। इस साजिश के तहत सेना के एक बहादुर अफसर, एक साध्वी और हिंदूवादी संगठनों को आरोपी बनाकर उन्हें आतंकवादी साबित करने का प्रयास हुआ। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोर्ट का फैसला आने के बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, चिदंबरम, सुशील कुमार शिंदे जैसे नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, और ये कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हुई, धराशायी हुई। इस पर हमें संतोष भी है और खुशी भी है। याद होगा गृह मंत्री चिदंबरम ने सैफरन टेरर की बात कही थी, दूसरे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी सैफरन टेरर की बात कही थी। राहुल गांधी ने, जो अमेरिकी राजदूत तिमोथी थे, उनसे बातचीत में कहा था कि हिंदू टेरर इज मोर डेडली देन लश्कर-ए-तैयबा। तो कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए किसी सीमा तक जा सकती है। कि कांग्रेस पार्टी ने एक झूठा षड्यंत्र किया भगवा आतंकवाद का, और इसको बोलना शुरू किया और हर केस पे फंसाने की कोशिश शुरू की। जानबूझकर भगवा आतंकवाद का विषय उठाया और देश में एक नया षड्यंत्र का नैरेटिव चलाने की कोशिश की और सरकार के सारे तंत्रों का दुरुपयोग किया फंसाने के लिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी देश से माफी मांगे। कोर्ट ने जो विक्टिम्स हुए उनको मुआवजा तो दिया है, लेकिन जो 17 साल से इनका जीवन गया इस केस के चक्कर में, प्रज्ञा ठाकुर जी की पूरी संत का व्यक्तित्व इतना कलुषित किया गया, और कर्नल पुरोहित एक बहुत ही ब्रेव भारत की सेना का जवान जिसको कितने मेडल मिले, उनको क्या मुआवजा मिलेगा। और जिन पदाधिकारियों ने टॉर्चर किया है पुलिस के लोगों ने, झूठा फंसाया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बीजेपी और सारे हिंदू संगठन राहुल गांधी से माफी मांगने को कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने आज इस मामले पर जवाब देने से ही इनकार कर दिया। राहुल जब आज संसद से निकले तो उनसे मालेगांव वर्डिक्ट पर सवाल पूछा गया। पहले तो वो कुछ बचते रहे, फिर प्रियंका गांधी ने उनके कान में कुछ कहा। उसके बाद राहुल लौटकर आए और कहा कि कोर्ट का फैसला असल में कोई मुद्दा ही नहीं है, असल मुद्दा तो अमेरिका के बढ़े हुए टैरिफ हैं जिससे सरकार ध्यान भटकाना चाहती है। कांग्रेस all 7 have been acquitted and all 7 have been Look, please don't, sister, please don't try and digress the issue. The main issue sitting in front of India today is that the government has destroyed our economic policy, has destroyed our defense policy, has destroyed our foreign policy. Okay? They are running this country into the ground. You people don't say it. You people want to talk about other issues, right? But they are running this country into the ground.
प्राइम मिनिस्टर एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी। सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वो ही करेगा जो ट्रंप कहेगा। But saffron terror was quoted by Congress party. Saffron terror narrative, Mr. Gandhi, saffron terror narrative was given by Congress party. आज मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट का फैसला उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो इस केस का हवाला देकर भगवा आतंकवाद की बात करके हिंदुओं को बदनाम कर रहे थे। आज कोर्ट के फैसले से यह भी साबित हो गया कि मालेगांव ब्लास्ट में साजिश करके साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित जैसे लोगों को फंसाया गया था। इसलिए दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम और सुशील शिंदे जैसे नेता आज मुंह छिपाते घूम रहे हैं। जो राहुल गांधी अमेरिका जाकर यह कह रहे थे कि हिंदुत्ववादी ताकतें देश के लिए लश्कर तैयबा से ज्यादा बड़ा खतरा है, आज वही राहुल गांधी सवालों से बचने के लिए ट्रंप के बयानों की आड़ में छुप रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस के नेताओं ने, उस वक्त की कांग्रेस की सरकार ने भगवा आतंकवाद की बात कही ही क्यों थी? हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश क्यों की थी? इसका जवाब मिलना चाहिए। और दूसरी बात, अब उन अफसरों के खिलाफ भी लीगल एक्शन होना चाहिए जिन्होंने कांग्रेस की साजिश में सरकार का साथ दिया, निर्दोष लोगों को टॉर्चर किया, सालों तक जेल में रखा। ऐसे अफसरों से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने किसके कहने पर साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत 7 लोगों को फंसाया। इस तरह के कई सवाल हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता जवाब इनका दे नहीं सकते। इसलिए राहुल गांधी से जैसे ही सवाल पूछा गया, वो तुरंत डोनाल्ड ट्रंप की बात करने लगे। और ट्रंप की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ट्रंप ने भारत से अमेरिका को एक्सपोर्ट होने वाले सामानों पर कल से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अब वो ट्रेड डील होने तक किसी भी देश को टैरिफ में कोई रियायत, कोई ढील नहीं देंगे। ट्रंप ने कल ही भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था और आज ट्रंप ने कहा कि वो भारत पर इसलिए टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि भारत ब्रिक्स का मेंबर है और ब्रिक्स के देश डॉलर पर हमला कर रहे हैं। वो किसी भी देश को डॉलर को चोट पहुंचाने नहीं दे सकते, इसलिए भारत पर भी टैरिफ लगा रहे हैं। इसके बाद ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत रूस से तेल खरीदता है, हथियार खरीदता है, अमेरिका से ज्यादा व्यापार नहीं करता। अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर भारत में भारी भरकम टैरिफ लगता है। यह बात उनको पसंद नहीं है। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि भारत के साथ अमेरिका की ट्रेड डील पर बातचीत हो रही है और इसी हफ्ते कोई गुड न्यूज आ सकती है। Mentioned today that India, in addition to its 25% tariff rate, would pay an additional penalty because of its support of Russia. What is that additional penalty, and are other countries facing the same threat? Well, we're negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade situation. It's the deficit. We had a tremendous deficit. So, as you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. India is the highest, or just about the highest tariff nation in the world, and one of the highest, 100 points. 150 points or percentages. So India was one of the highest in the world. They had won 175% and higher than that. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week. जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप का यह बयान आया तो विरोधी दलों के नेताओं ने सरकार के ऊपर हमले बोल दिए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, चिदम्बरम, ओवैसी समेत सब नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जिस ट्रंप के साथ दोस्ती का दम भरते थे, वही ट्रंप दुनिया भर में भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं। राहुल गांधी ने इस मामले को भी अडानी से जोड़ने की कोशिश की और कहा कि ट्रंप अडानी के नाम पर भारत सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं और आखिरकार मोदी अमेरिका की हर शर्त मानकर ट्रेड डील करेंगे। अखिलेश यादव ने भी ट्रंप को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि ट्रंप ने भारत पर जो टैरिफ लगाया है वो बुरे दिनों की शुरुआत है। ये 11 साल से कौन सी स्टडी चल रही थी? आप सोचिए
11 साल से क्या स्टडी चल रही थी कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किन शब्दों से भारत को कहना पड़ा उन्हें। जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की। महंगाई बढ़ रही है, रोजगार है नहीं, सरकार नौकरी नहीं दे रही है, किसानों को आय दोगुनी की बात थी वो नहीं दे पा रहे हैं। न जाने कितने बड़े पैमाने पे किसान खड़े हुए हैं जिससे उनको खाद मिल जाए, खाद नहीं मिल पा रही है। आप देखिए ना ट्रेड डेफिसिट चीन से क्या है। आप दूसरे देशों के मुल्कों का हिसाब किताब लगाइए, आपके अपने लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर नहीं है। हर साल लाखों लाखों लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर अमेरिका ये बात कह रहा है तो अमेरिका किसी आधार पे तो कह रहा होगा। हालांकि ये बात तो बिल्कुल साफ है कि सरकार टैरिफ और ट्रेड के मुद्दे पर ट्रंप की बयानबाजी में फंसना नहीं चाहती। सरकार को लगता है कि ट्रंप की धमकियों का ट्रेड डील पर बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है, जबकि अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड करीब $130 बिलियन का ही है। भारत का टोटल एक्सपोर्ट करीब $825 बिलियन है और इसमें अमेरिका को होने वाला एक्सपोर्ट लगभग सिर्फ $88 बिलियन। मतलब भारत के कुल एक्सपोर्ट्स का 10-11% है बस। इसलिए आज सरकार ने संसद में कहा कि वो अमेरिका के प्रेशर के आगे बिल्कुल नहीं झुकेगी। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बयान दिया। पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बातचीत हो रही है, लेकिन सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। देश के छोटे कारोबारियों और किसानों के हित से कोई समझौता सरकार नहीं करेगी। दोनों पक्षों के बीच नई दिल्ली और वॉशिंगटन डीसी में 4 दौर में फिजिकल मीटिंग्स हुई हैं ताकि निर्धारित टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतिम रूप के लिए काम किया जा सके। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच कई वर्चुअल बैठकें भी हुई हैं। सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। इस बीच अमेरिका ने एक और फैसला किया। भारत की 6 कंपनियों पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है और कहा है कि ये 6 भारतीय कंपनियां ईरान के साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कारोबार कर रही थीं। अमेरिका की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा कि भारत, तुर्की, इंडोनेशिया और यूनाइटेड अरब अमीरात, इन देशों की 20 कंपनियां ईरान से तेल खरीद रही हैं। चूंकि ईरान मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैलाता रहा है, इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी के तहत इन सभी कंपनियों पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, वो आज क्या कहेंगे और कल क्या करेंगे, ये तो अमेरिका के लिए के लोग भी नहीं समझ पाते। असल में उमर अब्दुल्ला आज अहमदाबाद में थे। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए वो गुजरात गए हैं। आज वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भी गए और इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन ट्रंप टैरिफ लगाते हैं, दूसरे दिन हटाते हैं, तीसरे दिन कम कर देते हैं। इसलिए आज उन्होंने जो कहा है वो कल इससे पलट भी सकते हैं। मुझसे अभी तक मरकज की हुकूमत ने फोन उठा के आज तक नहीं पूछा ना कि हमें ट्रंप साहब के साथ क्या करना चाहिए। ना मुझे लगता है कि उन्हें शायद पता भी है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अमेरिकन को भी नहीं पता है कि ट्रंप साहब के साथ क्या करें। सुबह ट्रंप साहब किस मूड में होंगे उसका कोई पता नहीं है ना। आज 25% टैरिफ्स की बात हुई, मुमकिन है कल कहेगा कि नहीं साहब ये 25 नहीं 15 होना चाहिए, 15 से 5 पे आ जाएगा। कोई ना इसमें कोई प्लानिंग और पॉलिसी आप बना ही नहीं सकते हो, जैसे चल रहा देखी जाएगी ना। नोट करने वाली बात यह है कि ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया, 6 कंपनियों पर सैंक्शंस भी लगा दिया।
और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं। डील हो चुकी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने बहुत शानदार ट्रेड डील की है। उन्होंने पाकिस्तान में बहुत बड़े ऑयल रिजर्व से तेल निकालने को लेकर भी एक समझौता किया है और इसके लिए अमेरिकी कंपनी का सिलेक्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार ने भी सोशल मीडिया पर ट्रेड डील के लिए ट्रंप को थैंक यू कहा। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के लिए पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब पिछले कई दिनों से वॉशिंगटन में डेरा डाले हुए थे। इंटरेस्टिंग बात यह कि ट्रंप ने ट्रेड डील का ऐलान कर दिया, पाकिस्तान ने थैंक यू कह दिया, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि ट्रेड डील में है क्या, इसमें क्या बातें तय हुई हैं, इसकी शर्तें क्या हैं, पाकिस्तान के ऊपर कितना टैरिफ लगेगा, किसी को कुछ नहीं मालूम। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अब तक पाकिस्तान के लोगों को ही नहीं मालूम कि पाकिस्तान में तेल का भंडार भी है जिससे तेल निकालने का जिम्मा ट्रंप ने लिया है, क्योंकि पाकिस्तान खुद अपनी जरूरत का 85% तेल दूसरे देशों से खरीदता है। सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान में तेल कहां से निकल आया। यानी पाकिस्तानियों को तो चूना लगता रहा 78 साल से, दुनिया को भी लगता रहा, अमेरिकन कई दफा बेवकूफ बने। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान में मिनरल हैं जो बहुत कीमती हैं, शायद बहुत सारी चीजें तेल से भी ज्यादा कीमती हैं। बहुत सारे पत्थर हैं, बहुत सारी धातें हैं, बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, मार्बल है, बड़ा दुनिया का आला क्वालिटी का टॉप क्वालिटी का मार्बल है जो बाजोड़ जहां पे ऑपरेशन हो रहा है, यहां पे तो मादनियात के भंडार है वजीरिस्तान में। तो ये तो हम मानते हैं कि ये है, लेकिन तेल पाकिस्तान में कहां निकला है इसके बारे में अभी मुझे हैरत है। और इतने बड़े ज़खायर हैं कि अमेरिकन कंपनियों को अब कहा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये अनाउंस कर रहा है, लगता है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने ट्रंप को भी चूना लगा दिया। यानी इस तेल के पीछे ये इराक गए थे, ईरान भी तेल बेचता है, पाकिस्तान में अगर तेल है तो अब तक निकल आना चाहिए था। अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को लेकर ट्विटर पर पाकिस्तान के लोग बड़े मजेदार कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा कि आज शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर ने ट्रंप को तेल लगाने के चक्कर में अमेरिका के साथ डील कर ली, अब ट्रंप पाकिस्तान का तेल निकालेंगे। ट्रंप जिस किस्म की बयानबाजी करते हैं, जिस तरह बार बार अपने बयानों से पलटते हैं, उसके बाद अब दुनिया में कोई ट्रंप की बात पर यकीन नहीं करता। इसलिए भारत सरकार भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत भी पाकिस्तान की तरह उनकी सारी शर्तें मान ले, लेकिन हमारी सरकार साफ साफ कह रही है कि डील हो न हो, लेकिन भारत अपने किसानों, मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के हितों से कोई समझौता नहीं करेगी। इसीलिए इस डील में देरी हो रही है। आज चीन से बड़ी खबर आई। कभी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की इजाजत देने वाला चीन अब अपनी बूढ़ी होती आबादी से परेशान है। चीन की सरकार ने अब आबादी बढ़ाने के लिए नई स्कीम लॉन्च की है। जनसंख्या बढ़ाने के लिए 3 साल से कम उम्र के बच्चों के मां बाप को जिनपिंग सरकार हर साल $503 मतलब लगभग 44,000 रुपए की मदद देगी। यह मदद बच्चों की संख्या के हिसाब से मिलेगी, मतलब जिसके परिवार में एक बच्चा है उसको साल में $503 मिलेंगे, जिसके 2 बच्चे हैं उसको $1,006 की सहायता मिलेगी, तीसरा बच्चा होगा तो $503 और मिलेंगे। इसके लिए चीन की गवर्नमेंट ने $13 बिलियन का बजट रखा है। दरअसल लंबे वक्त तक सिर्फ वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाने की वजह से चीन की आबादी में लगातार गिरावट आई। चीन की टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या घटकर 1.18 हो गई, जबकि आबादी को स्थिर बनाए रखने के लिए यह दर कम से कम 2.1 होनी चाहिए। इसलिए पहले चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म किया, 2 या इससे भी ज्यादा बच्चे पैदा करने की इजाजत दी, लेकिन अब चीन में बहुत से कपल्स बच्चे पैदा करने से हिचकते हैं। इसलिए उनको एनकरेज करने के लिए सरकार ने यह चाइल्ड केयर सब्सिडी शुरू की है। चीन के पॉपुलेशन एक्सपर्ट्स उम्मीद कर रहे हैं कि इससे चीन की बूढ़ी होती आबादी में एक नई जान आएगी। 比如说，就是所有的对象，1孩要给，2孩给，3孩也给。 मिसाल के तौर पर ये नीति सभी बच्चों पर लागू होगी।
पहले बच्चे को सब्सिडी मिल सकेगी, दूसरे बच्चे को भी सब्सिडी का फायदा मिलेगा और तीसरे बच्चे को भी ये सब्सिडी मिल सकती है। सबके लिए नियम और शर्तें एक जैसी रहेंगी। केंद्र सरकार की ये नीति आबादी से जुड़ी स्थानीय स्तर की नीतियों से अलग है। मुझे लगता है कि इससे नीति की निष्पक्षता का अंदाजा होता है और ये दिखाता है कि बच्चे पैदा करने को बढ़ावा देने के लिए सरकार व्यापक सहयोग दे रही है, जो बच्चे पैदा करने को बढ़ावा देने से जुड़ी नीतियों के मामले में एक बहुत अहम नीतिगत कदम है। इस नीति के लिए ज्यादातर फंडिंग केंद्र सरकार से मिलेगी, जिससे एक स्थिर वित्तीय निवेश हासिल होगा। इस नीति से बच्चों वाले परिवारों को सरकारी नीतियों के मामले में निश्चितता और भरोसा मिलेगा। चीन की तरह ही जापान और साउथ कोरिया जैसे कई देश इसी किस्म की समस्या से जूझ रहे हैं। इन देशों में बुजुर्गों की तादाद बढ़ती जा रही है। यह खतरा हमारे देश में भी है, क्योंकि हमारे देश में भी फर्टिलिटी रेट कम हुआ है। मध्य प्रदेश में आज अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ। भोपाल में ड्रग तस्करी के मामले में आरोपी यासीन अहमद और शहवार अहमद उर्फ मछली, इनके परिवार और रिश्तेदारों के अवैध साम्राज्य पर आज बुलडोजर चल गया। नौजवानों को ड्रग्स की लत लगाने वाले और ड्रग्स की आड़ में लड़कियों के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के आरोप में पकड़े गए यासीन अहमद और शहवार अहमद ने करीब 150 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। आज प्रशासन ने यह पूरी जमीन खाली करवा ली। इस सरकारी जमीन पर आरोपियों ने गैर कानूनी मदरसा, मैरिज लॉन, रिजॉर्ट, फार्म हाउस, कारखाना और गोदाम बना दिए थे। ये कार्रवाई मछली परिवार के सदस्य शकील अहमद, शारिक, इरशाद, अताउल्ला, सोहेल अहमद और शफीक अहमद के खिलाफ की गई। प्रशासन का कहना है कि जिन प्रॉपर्टीज को बुलडोज किया गया, इनका कंस्ट्रक्शन नगर निगम की परमिशन के बगैर सरकारी जमीन पर किया गया था। इसके लिए नगर निगम ने कई बार इन्हें नोटिस दिए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की टीम ने साथ मिलकर इसके खिलाफ एक्शन लिया और इन सारी प्रॉपर्टीज को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। तकरीबन 11:30 बजे से मछली परिवार के अवैध साम्राज्य पर जो बुलडोजर चलना शुरू हुआ है, वो तकरीबन 7 घंटे बीत जाने के बाद भी थमा नहीं है। तस्वीरें देख सकते हैं आलीशान फार्म हाउस की, जिसमें स्विमिंग पूल देखिए आप, किस तरीके की बिल्डिंग है, किस तरीके का ये पूरा, अगर मैं आपको नजारा दिखाऊं तो इस वक्त शानदार फार्म हाउस जिसे कहा जा सकता है, ये तकरीबन 4 से 5 एकड़ में बनाया हुआ बताया जा रहा है। कीमत तकरीबन 7 से 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है इस आलीशान फार्म हाउस की, जो पूरी तरीके से शासकीय भूमि पर बना हुआ है। अवैध रूप से कब्जा था और सुबह 11:30 बजे से जो यासीन अहमद मछली, शावर अहमद मछली के परिवार और रिश्तेदारों पर जो कार्रवाई चल रही थी, वो थमी नहीं है। देर शाम 6:30 बज चुके हैं, लेकिन ताबड़तोड़ एक्शन मोहन यादव सरकार का अब भी जारी है। तस्वीरें देख सकते हैं, बुलडोजर का पंजा मोहन यादव सरकार का अभी भी थमा नहीं है। 11:30 बजे तकरीबन कार्रवाई शुरू होती है मछली परिवार के रिश्तेदार के एक फैक्ट्री पर। उस फैक्ट्री के बाद दूसरी कार्रवाई होती है गोट फार्म पर, उसके बाद वेयर हाउस पर, उसके बाद एक मकान पर, उसके बाद मदरसे पर जो शासकीय भूमि पर बनाया गया था, और आखिरी कार्रवाई जो दिन की है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। भोपाल में ड्रग्स का जो रैकेट पकड़ा गया, उसका जाल कई प्रदेशों में फैला था। ये लोग वजन कम करने की दवा के नाम पर नौजवानों को ड्रग्स की लत लगाते थे और इसके बाद लड़कियों को नाइट क्लब्स में बुलाकर उनके साथ जोर जबरदस्ती करते थे, उनकी वीडियो बनाते थे, उन्हें ब्लैकमेल किया करते थे। इसलिए जब आरोपियों की यह हकीकत सामने आई तो लोगों में भी इनके खिलाफ बहुत नाराजगी थी, जो बुलडोजर एक्शन से थोड़ी कम हुई होगी। लेकिन अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि इन आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश करें और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। बच्चों को सोशल मीडिया के बुरे असर से बचाने के लिए आज ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने बड़ा फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया में अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ऐलान किया है कि यूट्यूब समेत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस नीति का पालन करना होगा। यूट्यूब के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक और ट्विटर, इन पर भी 16 साल से कम उम्र के बच्चे अपने अकाउंट्स बना ही नहीं पाएंगे और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी इन सोशल मीडिया कंपनीज की होगी। ऑस्ट्रेलिया की सरकार की यह योजना इस साल 10 दिसंबर से लागू होगी। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस नियम का पालन नहीं करेगा, उस पर जांच होगी और उस पर $5 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा।
इस फैसले का ऐलान करते हुए ऑस्ट्रेलिया के संचार मंत्री एनिका वेल्स ने कहा कि बच्चे यूट्यूब का इस्तेमाल तो कर पाएंगे, लेकिन वो यूट्यूब पर अपने नाम से अकाउंट नहीं बना पाएंगे। बच्चों को पेरेंटल गाइडेंस में ही यूट्यूब देखने की परमिशन होगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज लंबे वक्त से बच्चों की सोशल मीडिया की लत को छुड़ाने के लिए इस तरह के बैन की वकालत करते रहे हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की संचार मंत्री एनिका वेल्स ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग, मैसेजिंग, एजुकेशन और हेल्थ एप्स, इनको इस पाबंदी से छूट रहेगी। यूट्यूब ने इस पाबंदी के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी। हालांकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कहा कि वो यूट्यूब की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। We are implementing these rules and this law on behalf of parents who want and deserve. हम ये नियम और कानून अभिभावकों की ओर से लागू कर रहे हैं, क्योंकि माँ बाप ऑनलाइन दुनिया में अपने बच्चों की हिफाजत चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि बच्चे इन प्लेटफॉर्म्स पर आने से पहले ये जाने कि वो कौन है। यही वजह है कि मैं यूट्यूब के लिए भी बात साफ करती हूँ कि सबूतों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। 10 में से ऑस्ट्रेलिया के 4 बच्चों ने बताया है कि यूट्यूब पर उन्हें नुकसानदेह कंटेंट देखने को मिला। हम कानूनी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के बच्चों की तरफ से वाजिब लड़ाई है। ये लड़ाई मेरे अलावा बहुत से अभिभावक अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से लड़ रहे हैं। कम उम्र के ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को ऑनलाइन सुरक्षित बनाने का कोई परफेक्ट तरीका तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के लिए मिनिमम एज का ये कानून काफी बदलाव लाएगा। बात ठीक है कि सोशल मीडिया एक किस्म का एडिक्शन हो गया है। बच्चों पर इसका बुरा असर दिखता है। बच्चे पूरी नींद नहीं लेते, चिड़चिड़े हो जाते हैं, खेलना छोड़ देते हैं और इससे बच्चों का मानसिक विकास भी रुक रहा है। यह समस्या हमारे देश में भी दिखती है, इसलिए हमारे देश में भी इस किस्म के कदमों की जरूरत तो है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ड्रोन्स की दहशत थी और अफवाह ये थी कि चोर रात में ड्रोन उड़ाकर घरों की रेकी करते हैं और उसके बाद फिर चोरी करते हैं। इस अफवाह के बाद कई गांवों में लोग रात भर पहरा देने लगे। कई जगह चोर समझकर लोगों की पिटाई भी हो गई। लेकिन आज यूपी पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। पता लगा कि कुछ लोग कबूतरों के गले में और पंजों में लाल और हरे रंग की लाइट लगाकर उन्हें रात में उड़ाते थे। मुजफ्फरनगर की पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। असल में पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यह अफवाह थी कि रात के वक्त आसमान में कुछ रहस्यमयी ड्रोन्स उड़ते हैं, जिनमें लाल और हरी लाइटें जलती हैं। इस अफवाह की वजह से कई गांवों में लोगों की नींद उड़ गई। मुजफ्फरनगर के ककरौली इलाके में कल रात लोगों ने आसमान में ये ड्रोन्स उड़ते देखे। मतलब ड्रोन्स, उनको लगा कि ये ड्रोन है। तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस आसमान में उड़ रहे इन ऑब्जेक्ट्स का पीछा करने लगी। अब ये लाइटें जंगलों में एक पेड़ पर जाकर उतर गई। जब पुलिस ने टॉर्च लगाकर वहां करीब से देखा तो असलियत पता लगी और पता लगा कि ये ड्रोन नहीं, कबूतर हैं। फिर पुलिस ने इलाके के कुछ कबूतरबाजों को बुलाया और उनकी मदद से इन कबूतरों को पकड़ा। गांव वालों को बताया गया कि कोई ड्रोन नहीं है, ये पंछी थे। इसके बाद जांच में पता चला कि यह हरकत गांव के ही 2 कबूतरबाजों की थी। इनका नाम है शोएब और शाकिब। पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया है और इनके पास से ऐसे 2 कबूतर, पिंजरा, 3 लाल और हरी LED ये सब बरामद हुई। पुलिस की पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि इन्होंने शरारत के लिए ऐसा काम किया, लेकिन पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। कि इस समय अफवाह फैली हुई थी, तो उस समय इस तरह से वो ड्रोन का अफवाह फैलाने के लिए, न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए, लोगों में अफवाह फैलाने के लिए, डराने के लिए तथा सनसनी फैलाने के लिए इस तरह की चीजों का ये इस्तेमाल कर रहे थे। तथा ये कबूतर को बांध करके, कबूतर के गले और पैर बांध करके ये शोएब और साकिब कर रहे थे। इसमें बाकी 3 लोगों के नाम और प्रकाश में आ रहे हैं, जिस तरह की घटना को प्रयास कर रहे थे करने का। इस तरह से 2 लोग गिरफ्तार किए गए। इनके खिलाफ सख्त धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है तथा इनको जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही साथ उसमें 2 कबूतर बरामद किए गए हैं, पिंजरा बरामद किया गया है, लाल व हरी लाइट बरामद की गई है। निश्चित तौर से इनका एक प्लानिंग थी और ये सनसनी फैलाने का तथा न्यूसेंस क्रिएट करने का, लोगों के बीच में अफवाह फैलाने का यही उद्देश्य था और निश्चित तौर से इसके दुष्परिणाम हमारे सामने आ सकते थे। जिन लोगों को पकड़ा गया है उन्होंने ये शरारत गांव वालों को परेशान करने की नीयत से की थी, लेकिन इस तरह की हरकत से कितने लोगों की पिटाई हो गई, कितने इलाकों में टेंशन हो गई। इसलिए इन लड़कों को सजा तो मिलनी चाहिए। आज की बात में इतना ही।